हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो HSCC CET की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर PGT कॉमर्स के एग्जाम के लिए जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए NVS, KVS, DSSB, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। बच्चों, ये एक MCQ वीडियो होने वाली है कोस्ट अकाउंटिंग की, और आप लोगों ने जिन बच्चों ने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, उन्हें इस वीडियो का बेनिफिट जरूर होगा कि कोस्ट अकाउंटिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, वो भी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर होगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अपने कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, रिवीजन डेली करते रहिएगा, आपका एग्जाम जल्दी होगा। HSCC वालों, आप लोग प्लीज नेगेटिव मत होना और पढ़ाई को मत छोड़ना। मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रही हूँ। ठीक है, शुरू करती हूँ मैं मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे और आप लोगों को बेनिफिट मिले मेरी इस वीडियो का। ठीक है, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू CIMA इंग्लैंड, द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। ऐसी टेक्निक जो प्रोसेस है, टेक्निक या प्रोसेस है असरटेन करने की कॉस्ट की, वो क्या कहलाती है? बेटा, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो, इसमें ये बोल दिया ना कि एक प्रोसेस है, टेक्निक और प्रोसेस दोनों है। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं एक बार स्टाइलिश को सही कर लेती हूँ। देखो, जब आपको ये बोल दिया ना कि टेक्निक और प्रोसेस दोनों है, ठीक है, यानी टेक्निक है, प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस बोल दिया, तो प्रोसेस किस में होती है? कोस्टिंग में। प्रोसेस किस में होती है? कोस्टिंग में, है ना। प्रोसेस कोस्टिंग, यानी ING वर्ड जहां आ गया वो प्रोसेस होती है, तो कोस्टिंग इज योर आंसर। ठीक है, द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट इज कॉल्ड कोस्टिंग, राइट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ये तो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, तो मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, विच अमंग द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल नहीं होती है? ठीक है, तो आप लोगों की संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल नहीं होती है, बिकॉज ये आप लोगों की पहले लगाई हुई गई कॉस्ट होती है, जो आप किसी बिजनेस को या बनाते समय जो कॉस्ट लगाते हैं वो उस कॉस्ट के बदले में हमारे पास कुछ नहीं आता, उसे ही बोलते हैं संक कॉस्ट, यानी डूबत लागत। तो यही ऐसी कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग या किसी भी डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बच्चों, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा अगर आपको नहीं आता है, और अगर पहले क्वेश्चन को लगा के देखिएगा, फिर आंसर मेरा सुनिएगा, राइट। फिर है थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का, द मेन फंक्शन ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग इज। जो मेन फंक्शन है कोस्ट अकाउंटिंग का, यानी कोस्ट अकाउंटिंग बनाई गई थी, कोस्ट अकाउंटिंग क्यों करने लगे थे बेटा? तो इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बैंक के लिए। तो इंटरनली यानी हम पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया, आपने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी होगी, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया, फिर आप लोगों का कोस्ट अकाउंटिंग आया। और कोस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे थे? बिकॉज इंटरनली किसी भी बिजनेस का कोस्ट का पता लगाया जा सके, इसलिए हम पढ़ रहे थे। तो मेन जो फंक्शन था वो क्या था? इंटरनल था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डैश इन नेचर। जो आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन देती है, ये मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को पता है। ठीक है, जो आप लोगों की, देखो, एक तो फाइनेंशियल नेचर की देती है, तो फाइनेंशियल आंसर में है नहीं। अब हम ऑप्शन में कैसे देखेंगे भाई? स्टैंडर्ड तो नहीं देती। स्टैंडर्ड क्या होती है? जो आपको फ्यूचर को बताती है, मतलब एक हम एस्टिमेटेड बेस पे, तो ये एस्टिमेटेड नहीं है, हिस्टोरिकल है, जो पहले हो चुका है, जो उस चीज की क्या बताती है? हिस्ट्री बताती है, हिस्टोरिकल इन नेचर या फिर फाइनेंशियल इन नेचर, इसका आंसर होगा। तो हमारे ऑप्शन में फाइनेंशियल है नहीं, तो सो आंसर इज बी, यानी हिस्टोरिकल। फिर है आगे, the principles of matching concept, matching cost with revenue is known as। जब आप लोगों की मैचिंग कोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिवेन्यू को आप लोग मैच करते हैं, रिवेन्यू जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग रिवेन्यू है, वो क्या कहलाता है, या फिर किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये चीज करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, सॉरी, मैचिंग करते हैं कोस्ट और रिवेन्यू का, वो कौन से कॉन्सेप्ट के तहत करते हैं?
ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का आप लोगों का क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होगा, है ना। तो आप लोगों के कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये चीज करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग, मैचिंग करते हैं किसको, कॉस्ट का और रेवेन्यू का। किसके हिसाब से करते हैं हम, जब कॉस्ट और रेवेन्यू का मैचिंग, आप लोगों के कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब है ना, बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम्स होगी, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कमेंट में लिख रहे हैं मैम इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। बच्चों कई बार हो सकता है ह्यूमन एरर की वजह से, या कई बार मैं भी मिस्टेक कर देती हूँ, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो बोर्ड ने आंसर माना है ना, मैं वो बताती हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी ना मैचिंग कॉन्सेप्ट बताएंगे, बट आप लोगों के DTPLSB में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और आप लोगों का जो बोर्ड है DTPLSB बोर्ड, उसने कॉस्ट कॉन्सेप्ट आंसर माना था 5th का A। देन इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, आप लोगों को पता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो स्टॉक है वो कैसे वैल्यूड होता है, आप लोगों को पता होगा, कॉस्ट प्राइस पर वैल्यूड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। देखो आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, जो आप लोगों की मार्केट प्राइस कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लोअर, यानी जो दोनों में से कम है उस पे आता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे माना जाता है बेटा, कॉस्ट प्राइस पे वैल्यूड किया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना अब इस क्वेश्चन में भी ये कहेंगे फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग, तो प्लीज ओवर स्मार्ट मत बनना, थोड़ा ट्रस्ट करना, और अगर फिर भी ट्रस्ट ना हो तो एक बार ही गूगल कर लेना, राइट। फिर देखो आगे, द इंस्टॉलेशन ऑफ अ डैश सिस्टम विल क्रिएट कॉन्फिडेंस in the minds of public about the fairness of the price charged, ठीक है। जो प्राइस चार्ज करी जाती है, ठीक है, फेयरनेस, तो कॉस्टिंग के बेस पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे, सी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डी है इंफॉर्मेशन। बहुत सारे क्वेश्चन कई बार सीधे नहीं होते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं, तो आप लोगों का इसका आंसर होगा द इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्टिंग सिस्टम, कॉस्टिंग इज योर आंसर, यानी 7th का ए आंसर होगा। फिर है द एग्जैक्ट यूज, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट और लॉस इज डिस्क्लोज्ड बाय, जो आप लोगों का एग्जैक्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता है प्रॉफिट और लॉस में, वो डिस्क्लोज एग्जैक्टली किसके द्वारा किया जाता है, आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन जो आप लोगों का क्वेश्चन 8 है उसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज that are required for a fixation of selling price is provided by, जब हम सेल प्राइस डिसाइड करते हैं, जब किसी भी प्रोडक्ट का सेल प्राइस डिसाइड करते हैं, वो किस बेसिस पे होता है, कॉस्ट के बेसिस पे होता है, तो आप लोगों का इसका आंसर भी डेफिनेटली आता होगा, यानी 9th का सी, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग हैज डेवलप्ड ड्यू टू डैश ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग इज डेवलप्ड ड्यू टू, मतलब किसके कारण आया था कॉस्ट अकाउंटिंग, भाई अब एक कोई चीज, एक नई चीज मार्केट में आती है, तो पुरानी चीज में कुछ कमी के कारण नई चीज आती है, ठीक है। भाई फैन आए सबसे पहले, उसके बाद कूलर आए, फैन में कुछ कमी के कारण, क्योंकि फैन एक जगह कंसिस्ट हो जाता है, इसको इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता, फिक्स हो जाता है, कूलर को इधर से उधर ले जाया जा सकता है, मतलब कुछ फैन में कमी के कारण कूलर इन्वेंशन हुए। ऐसे ही जब हमारे पहले किसी कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां के कारण दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, तो आप लोगों का पहला आया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसके अंदर कुछ बुराइयों के कारण आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग आया, यानी योर आंसर इज 10th का बी, लिमिटेशंस, राइट। नेक्स्ट इज 11th, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था बेटा, कॉस्ट कंट्रोल था। मेरे हिसाब से बच्चों मेरी चीजें आप लोगों को समझ आती होगी, अगर नहीं आती है तो फिर भी अपने आप से पढ़ के एक बार रीड करके क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। जब प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की बात कर दी जाए, और टू द आर्ट साइंस एंड प्रैक्टिस कंट्रोल सर्टेनिबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये पूरा आ जाता है बेटा। जब प्रिंसिपल्स की बात कर दी जाए, मेथड्स की बात कर दी जाए, तो वो आप लोगों का होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटिंग, अकाउंट और अकाउंटेंसी में आप लोगों को डिफरेंस पता होगा, आप लोग 11th क्लास के बच्चे बिल्कुल नहीं है, अगर नहीं पता तो खुद से पढ़िएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। जहां प्रिंसिपल्स की बात कर दी जाए वहां पर कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है, ये आप लोगों की बेसिक क्लासों में मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। फिर 13th क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट बिकॉज, ठीक है,
cost accountancy is considered an art because it systematic body of knowledge. Next is require necessary ability and skills. Third is involves continuous efforts of cost accounting. D is none of these. So your answer is B, require necessary ability and skills. कोस्ट अकाउंटिंग एक आर्ट है जो सबको समझ में नहीं आ सकता, उसके लिए आप लोगों को, सॉरी आंसर इज बी नॉट सी, उसके लिए कुछ नेसेसरी एबिलिटी और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोस्ट अकाउंटेंसी तभी समझ आएगी तब आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा उसका फंडा, ठीक है। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग कोस्ट अकाउंटिंग। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल जी सही है ये। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, ये भी सही है। डील्स पार्टली विद फैक्ट्स पार्टली विद एस्टिमेट्स, ये भी बिल्कुल सही है। अकाउंट्स आर मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एंड आईटी एक्ट, नो भाई, आप लोगों का कोस्ट अकाउंट जो है मैंडेटरी नहीं होता कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशन, नोशन का क्या मतलब होता है, नोशनल का इमेजिनरी फिगर, ठीक है। नोशनल एक्यूट और एट्रीब्यूटेबल टू गिवन थिंग इज, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेंस, second is revenue, third is cost and fourth is value. So your answer is C यानी cost, जो अमाउंट होता है वो cost कहलाता है। फिर है the cost accountancy is considered science because, जो cost accountancy है वो साइंस कंसिडर क्यों की जाती है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन बार बार पढ़े हैं और बार बार फिर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बिकॉज जो आप लोगों की साइंस है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी पे काम करता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे काम करता है, तो ये भी इसलिए कहा जाती है, तो आंसर इज ए हो जाएगा। 17th क्वेश्चन, डैश इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर पर्पस, फॉर सम पर्पस, ठीक है। देखो कोस्ट सम पर्पस पे निकाली जाती है, क्या होता है, आप लोग मोस्टली चीजों को आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो कोस्ट है उसका मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म्स में सारे उसके हिसाब से की जाती है। फिर है 18th क्वेश्चन, कोस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प्स द मैनेजमेंट इन, ठीक है। कोस्ट अकाउंटिंग मेनली किस में हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है कोस्ट अकाउंटिंग, तो जो आप लोगों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको, मैनेजमेंट को, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट में बिल्कुल हेल्प नहीं करती है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है, तो ए नहीं होगा तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो फिर आपका फिक्सिंग प्राइसिंग हाँ करती है, बट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा है मेनली, जो अब मेनली बना तो मेनली आपका वो नहीं करती है, बल्कि प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को। 18 का भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चों को फंसाते हैं, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, ये भी पीवाईक्यू में यानी पीछे आया हुआ क्वेश्चन है, ये एचएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन, आप लोगों का डैश इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोडक्टिव यूजेज ऑफ एन एसेट, ठीक है, ऑफ एन एसेट। फिर है आपका ऐसा कौन सा पोर्शन होता है जो एक्सपायर्ड कॉस्ट होता है, वो आपका एक्सपेंस होता है, यानी इसका कोई मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह का एक्सपेंस होता है जो एक्सपायर्ड कॉस्ट से रिलेटेड होता है। एक्सपायर्ड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन, एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, आप लोगों को ये याद रखना है कि एक्सपायर्ड कॉस्ट कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, तो आप लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस में की जाती है रिकॉर्ड, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप लोगों को ये याद रखना है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नन ऑफ दीज देंगे, बट प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड की जाती है। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट आप लोगों की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, बैलेंस शीट में। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वो जिस कॉस्ट का कोई बेनिफिट होता है हमें इन फ्यूचर, मान लो आप लोगों ने फर्नीचर खरीदा, उसका बेनिफिट आपको 10 साल तक होगा, तो वो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट हो गई। एक्सपायर्ड कॉस्ट जो कॉस्ट लगाई और एक्सपायर हो गई, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी और अनएक्सपायर्ड बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। डैश इज अ पोर्शन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिक्लाइन इन द सर्विस पोटेंशियल ऑफ एन एसेट्स दैट जनरेट नो बेनिफिट टू द फर्म। ऐसा कौन सा होता है जो बेनिफिट नहीं देता है फर्म को, आप लोगों को ऊपर ही बताया मैंने, तो वो होता है एक तरह का लॉस होता है, जो बेनिफिट बिल्कुल नहीं देता है उसे बोलते हैं लॉस, ठीक है। तो आंसर इज 22 का सी, 22 का सी। फिर है 23
डैश इज ए लोकेशन, वेरी गुड क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना है। पीवाईक्यू में आया है और बार बार पूछा, दोबारा भी पूछा जा सकता है, एचएसएससी का ये क्वेश्चन है बेटा। देखो, डैश इज अ लोकेशन, पर्सन, आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज फॉर विच कॉस्ट मे बी असर्टेन्ड यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल्ड। ठीक है, लोकेशन वाइज, पर्सन वाइज, इक्विपमेंट वाइज क्या निकाली जा रही है, विच कॉस्ट, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट सेंटर, राइट। 23 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। फिर है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज यहां से करना क्वेश्चन को। 24 डैश इज अ सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। आप लोगों का मोस्ट 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 फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, रेवेन्यू और कॉस्ट, रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों पे ध्यान दे रहा है, वो है प्रॉफिट सेंटर। वो क्या है आप लोगों का, प्रॉफिट सेंटर। पीवाईक्यू में आया हुआ है, बार बार आ सकता है, प्लीज इसका ध्यान रखोगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकाले जाते हैं बेटा, ऐसे नहीं होते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, फिर है 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, जहां पे कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है, ये ऊपर भी पढ़ा है हमने, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर। फिर नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक फोरमैन, स्टोर कीपर। तो मतलब ऐसा कौन सा कॉस्ट सेंटर होता है जो पर्सनली भी, यानी जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक फोरमैन, स्टोर कीपर ऐसे होते हैं कंसिस्ट, तो आप लोगों का क्या होता है, पर्सनल, क्या होता है, पर्सनल कॉस्ट सेंटर, राइट। वो क्या होता है, पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले आए हुए क्वेश्चन है। 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन क्या है, डैश कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट एलोकेशन एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट ग्रुप ऑफ दीज। अ ग्रुप ऑफ दीज, ग्रुप हो गया तो ये पर्सनल नहीं होगा, किसका हो गया, और ये इसके अंदर क्या क्या होता है, एलोकेशन होता है, आइटम आइटम होते हैं इक्विपमेंट के, वो क्या होता है, इम्पर्सनल, क्या हो जाएगा, इम्पर्सनल, क्या, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। एक मिनट बेटा, ठीक है। देखो, ये भी बेटा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, और बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आंसर माना गया वही मैंने माना है, ठीक है। फिर है आप लोगों का 28 है आप लोगों का, डैश को सेंटर कंसिस्ट ऑफ पर्सन मशीन्स कैरिंग आउट सिमिलर ऑपरेशंस। सिमिलर ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी कोस्ट सेंटर्स है, मतलब एक ही तरह के ऑपरेशन जहां पे डील करे जाते हैं, उसे बोलते हैं क्या, ऑपरेशन कोस्ट सेंटर, ऑपरेशन कोस्ट सेंटर। 29 क्वेश्चन, डैश ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेस कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जहां पे कंटिन्यूस तरह से एक तरह का पूरा मतलब वो किया जाता है, ऑपरेशन एक ही तरह के कंसिस्टेंसी के साथ किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एक तरह से एक ही काम बार बार हो रहा है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये प्रोसेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। क्या होगा, आंसर इज 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which cost center of both which cost center undertakes production of a product, conversion of raw material into finished goods। ये भी आप लोगों को पता होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, तो जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदला जाता है, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। ठीक है, 30 का डी, 30 का डी। फिर है 31st क्या है आप लोगों का, सेंटर लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड पावर सप्लाई डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। ना भाई, ऑपरेशन तो नहीं होगा, एक सिमिलर नेचर वाला होता है, इम्पर्सनल भी नहीं होगा, प्रोसेस सर्विस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्विस को सेंटर। आंसर इज डी। जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प करता है, प्रोवाइड करवाता चीजें, तो वो क्या बोलते हैं, सर्विस को सेंटर हो जाएगा। 31st का डी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 32 सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू। ये हो चुका है आप लोगों का, इसका आंसर था प्रॉफिट सेंटर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, दोबारा से रिपीट हो गया, सॉरी। 33 विच इज नॉट ट्रू अबाउट अ प्रॉफिट सेंटर। जो प्रॉफिट सेंटर के बारे में ट्रू नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से और सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं, ठीक है। सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ, नॉट ट्रू ढूंढना है ना, ये तो सही है, सेगमेंट की दोनों। क्रिएटेड टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर देयर परफॉर्मेंस, हाँ जी बिल्कुल सही है। ईच प्रॉफिट सेंटर हैज अ प्रॉफिट टारगेट, नहीं नहीं, ये सी इज रॉन्ग। जरूरी नहीं है हर प्रॉफिट सेंटर का एक ही टारगेट हो, कि प्रॉफिट टारगेट हो उनका, ठीक है। ये आंसर गलत हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, सी, आंसर गलत है, ठीक है। 33 का सी। 30 फिर है आप लोगों का 34, क्या है 34, एक मिनट रुकना बेटा।
क्या है 34 सेगमेंट और यूनिट ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अकाउंटेबिलिटी टू हायर अकाउंटेबिलिटी टू हायर अथॉरिटी फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन असाइंड एंड कॉस्ट इनकर्ड इज, ठीक है, असाइन करी गई है कॉस्ट और इनकर्ड भी, ठीक है, सेगमेंट है कोई। फिर इसका मतलब ए ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, सेकंड ऑप्शन है रेवेन्यू सेंटर, थर्ड इज प्रॉफिट सेंटर और फोर्थ इज कॉस्ट सेंटर, ठीक है। देखो एक बार ऐसे क्वेश्चन ना सेंटर वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस को ना बार बार लिया है, मतलब काफी लिए हैं ये वाले सेंटर वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये मत सोच लेना मैम ने सेंटर वाले लिए हैं ज्यादा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। देखो क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ, सेगमेंट और यूनिट हैविंग अकाउंटेबिलिटी के आगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सुना है ना आपने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज योर आंसर। फिर है सेंटर वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ देती हूँ, एक बार खुद से अप्लाई करना, खुद से करना, या करवा दूं, ज्यादा नहीं बचे, 2-3 और बचे, करवा देती हूँ। 35th क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल सेंटर इन विच इनपुट्स आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड आउटपुट्स नॉट रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। जहां पे आउटपुट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है तो वो आप लोगों का होता है, जहां पे इनपुट्स आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म, आउटपुट आर नॉट रिकॉर्डेड, तो एक्सपेंस सेंटर, ठीक है, एक्सपेंस हो गया, आउटपुट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच परफॉर्म मेजर्ड ऑन बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर वो होती है, तो वो हो गया आप लोगों का इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वेयर परफॉर्मेंस इज जज ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इज कॉल्ड, जहां पे परफॉर्मेंस आप लोगों की कॉस्ट के बेसिस पे जज की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेंस सेंटर, आपका आंसर भी यही होगा, ठीक है। ज्यादा सारे ऑप्शन पढ़ूंगी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जैसे ही आंसर आता है मैं आगे के ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। अकॉर्डिंग टू CIMA, ठीक है। फिर है अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी इनकर्ड और एक्सपेंस इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ना बेटा मतलब ऐसे लगेंगे आप लोगों को बहुत इजी, बट ऐसों में गलती करते हो आप लोग, ठीक है। देखो सीधा बोला गया अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक यूनिट, ठीक है, तो यूनिटी कॉस्ट यूनिट इज योर आंसर। फिर कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट हैव नो इफेक्ट ऑन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, जो कॉस्ट पास्ट में की गई वो नहीं है, ये मैंने जब बिल्कुल वीडियो शुरू हुई तभी बता दिया था। जो पास्ट में हो चुकी है बट फ्यूचर में उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसे बोलते हैं संक कॉस्ट यानी डुबत लागत, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था संक कॉस्ट से रिलेटेड, तभी बता दिया था मैंने आप लोगों को। फिर है कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले इज कॉल्ड, ऐसी कौन सी कॉस्ट जिसमें कोई कैश आउटले कन्वर्ट वो नहीं होती है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी होती है कॉस्ट। देखो ऐसी कॉस्ट इंपोर्टेड कॉस्ट बोलते हैं इनको, और ये इंपोर्टेड कॉस्ट क्या होती है, इंपोर्टेड कॉस्ट मतलब आप लोग सपोज करो मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मैं मतलब मैंने एक बिजनेस खोला और मुझे एक टीचर की रिक्वायरमेंट, तो मैं खुद पढ़ा रही हूँ, तो यानी मैं ऐसे सोर्स को बाहर से लाती तो मुझे सैलरी देनी पड़ती, इवन मैं खुद कर रही हूँ, तो वो कौन सी है जिसमें कैश का वो नहीं हुआ, तो वो होती है इंपोर्टेड कॉस्ट, ठीक है। फिर है द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मुझे नहीं लगता इस वाले क्वेश्चन को कोई भूलता होगा, और वो जो भूलता है या जिसको नहीं है वो महान अलग है, ठीक है। 41 का बी आंसर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, 11th क्लास में पढ़ लेते हैं हम इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो तब से ही ये क्वेश्चन फेवरेट रहता है एग्जामिनर का और इंपॉर्टेंट है, अभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने बोला मैं वही क्वेश्चन लेकर आती हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, लीस्ट इंपॉर्टेंट को मैं खुद ही इंपॉर्टेंस देती नहीं हूँ, ठीक है। इफ एन ओन्ड बिल्डिंग इज यूज फॉर अ बिजनेस प्रोजेक्ट एंड लाइकली रेंट ऑफ अ बिल्डिंग रिसीवेबल इफ लेट आउट इज एग्जाम्पल ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी, ठीक है। एक बिल्डिंग इफ अ ओन्ड बिल्डिंग इज यूज फॉर अ बिजनेस प्रोजेक्ट, जब हम खुद अपनी बिल्डिंग को यूज करते हैं बिजनेस प्रोजेक्ट के हिसाब से, लाइकली रेंट ऑफ अ बिल्डिंग रिसीवेबल इफ, अगर हम इसे बाहर से लेते तो क्या करते, पैसा देते, और ये इसी का एग्जांपल मैंने बताया है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा इम्प्यूटेड कॉस्ट इज योर आंसर, 42 का योर आंसर इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, ठीक है। फिर है आगे कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, ठीक है, ऐसी कॉस्ट जो शॉर्टेज के कारण आप लोगों का स्टॉक के कारण आती है, ठीक है। ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है, इंपोर्टेड तो होगी नहीं भाई आप लोगों की, ठीक है। फिर है अर्जेंट कॉस्ट, अबनॉर्मल कॉस्ट, आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट,
ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज एग्जांपल ऑफ, जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है मशीनरी के ऊपर वो कौन सी कॉस्ट का एग्जांपल होता है, आप लोगों को पता है? तो डेप्रिसिएशन होता है शट डाउन, जिसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। फिर आप लोगों का कॉस्ट इनकर्ड इवन आफ्टर शटिंग डाउन ऑफ प्लांट, टेम्पोररी स्टॉपेज, टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन के कारण जो कॉस्ट होती है वो आप लोगों की कौन सी कॉस्ट होती है? वो शट डाउन कॉस्ट होती है। फिर है आप लोगों का कॉस्ट इज इनकर्ड टू अवॉइड हैम्परिंग ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉस्ट और कॉस्ट के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अर्जेंट कॉस्ट इज योर आंसर, 46 का डी। फिर है 47, 50 क्वेश्चन है इस वीडियो के, तो 47 पे आ गए, जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान से देखें। कॉस्ट दैट अराइज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। एक्सपायर्ड कॉस्ट, देखो मुझे लगता है क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ आ ही जाता होगा अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो, ठीक है, ठीक है। जो टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसी और कंट्रोल के द्वारा जो कॉस्ट आती है वो, तो वो कौन सी होती है? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ठीक है। फिर है आगे कॉस्ट विच कैन बी शिफ्टेड और पोस्टपोन्ड, ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो शिफ्टेड और पोस्टपोन्ड की जा सकती है ना? जो पोस्टपोन्ड या शिफ्टेड, पोस्टपोन टू फ्यूचर पीरियड विदाउट अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ करंट प्रोडक्शन इज कॉल्ड, जो फ्यूचर के लिए वो कर दिए, जो ना कि मतलब बिना किसी नुकसान के फ्यूचर के लिए पोस्टपोन की जा सकती है, उसे बोलते हैं पोस्टपोनेबल कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ मनी लोक्ड अप इन इन्वेंट्री, जब हमारा मनी लोक हो जाता है इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस है आर एग्जांपल, ऐसे कौन सी कॉस्ट होती है? जैसे हम लोग इन्वेंट्री में लोक कर देते हैं ना, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जो बिक नहीं रहा है, या फिर कई बार क्या होता है, तो ये सारे जो उन सबको सामान रखना और उनकी देखभाल करना जब तक वो बिक ना जाए, उसे बोलता है कैरिंग कॉस्ट। ये आप लोग ईओक्यू में भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी डाली हुई है। कॉस्ट इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री इज कॉल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मेंटेनेंस करते हैं किसी भी कॉस्ट को, तो वो कौन सी मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सी कहलाती है आप लोगों की? ये भी आप लोगों ने देखी है और ये भी सेम आंसर है। तो 49 और 50, 49 का बी यानी कैरिंग कॉस्ट और 50 का ए यानी कैरिंग कॉस्ट, दोनों ही कैरिंग कॉस्ट के क्वेश्चन थे। एक बार मैं वीडियो को देख लेती हूँ, ज्यादा लंबी तो नहीं हुई है, ठीक है। अगर नहीं हुई है और करा देती हूँ इसमें 10 क्वेश्चन और, ठीक है, आप लोगों को बेनिफिट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी कॉस्ट से रिलेटेड ही है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन कॉस्ट से रिलेटेड आते हैं कॉस्टिंग में, इसलिए मैं करवाया है। ये सारे कॉस्ट के टाइप एक साथ ही क्वेश्चन आ गए हैं आप लोगों के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड और इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम न्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का या फिर न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी 51 का ए आंसर हो गया। कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू करंट पीरियड एज एन एक्सपेंस इज नोन एज, जो करंट पीरियड से रिलेटेड होती है ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है आप लोगों की? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं जी, ये तो नहीं होती। मार्जिनल कॉस्ट नहीं जी, ये तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। कैरिंग कॉस्ट नहीं जी, ये भी नहीं होती है। तो योर आंसर इज 52 का डी, 52 का डी। फिर है कॉस्ट विच इनकर्ड एट प्रेजेंट और फ्यूचर और इन फ्यूचर टू रिप्लेस एन एसेट्स और मटेरियल, ये ऊपर भी पढ़ा है आप लोगों ने, ऊपर ये रिपीट है, ये क्वेश्चन 53 क्वेश्चन रिपीट है और आप लोगों ने भी पढ़ा था, मेरे हिसाब से आंसर आता होगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज योर आंसर। फिर है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, जब कॉस्ट में चेंज हो जाता है ड्यू टू लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी पहले 24 बना रहे थे 25 बना रहे हैं, फिर उसके कारण जो चेंजेस हुए, ठीक है, तो वो होता है आप लोगों का डिफरेंशियल कॉस्ट। आंसर इज डिफरेंशियल कॉस्ट, 54 का बी इज योर आंसर, ठीक है। फिर 55 एंड योर दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट आर क्लासिफिकेशन ऑफ, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिक्रीमेंटल कॉस्ट किसके एग्जांपल है? ये आप लोगों को पता होगा, डिफरेंशियल कॉस्ट के एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, HSSC, DTPLSP, NVS, KVS में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को देखने को मिलते हैं और बच्चों की बार बार रिक्वायरमेंट थी कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करे जा रहे थे, वैसे भी बोले जा रहे थे मैम प्लीज MCQ लेकर आए और हमें बेनिफिट होगा इन चीजों का, है ना। तो मैं MCQ वीडियो जितना हो सकता है बेटा लाती हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी और प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, इस मतलब इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो PYQ में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं और बोर्ड के द्वारा जो आंसर बताए गए हैं वही मैंने चीजें बताई हैं, ठीक है।
आप लोगों का हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में ऐसा लगे इसका आंसर ये है, बट बोर्ड कई बार अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग आंसर वेरी करता है। ठीक है बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक देखते रहिए और अपना काम करते रहिए, अपना पढ़ते रहिए, अपना 100% देते रहिए, अपने रूटीन को मैनेज रखिए, दूसरों के अकॉर्डिंग टेलीग्राम ग्रुप्स और मैसेज के अकॉर्डिंग HSCC वालों प्रिपरेशन को मत छोड़ना, नेगेटिव मत होना, प्लीज पढ़ते रहिएगा। आपका आज नहीं तो कल पेपर जरूर होगा और आप लोगों को, अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहोगे तो भूलोगे नहीं और आप लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है बच्चों, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।